नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल और आज हम हल करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम्स जो कि 21 दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था, जो कि आरपीएससी के द्वारा करवाया गया था। उसी के प्रश्न पत्र का हल ग्रुप ए के अंतर्गत ये पेपर हुआ था। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, ये 21 दिसंबर का पेपर है, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022। पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नांकित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? ए कॉपीराइट, बी बचत बैंक, सी मत्स्य पालन और डी बैंकिंग एवं इंश्योरेंस। तो देखिए यहाँ पर एरर है इसमें ज़रा सा। यहाँ पर अगर पूछा जाता कि शामिल नहीं किया गया तो यहाँ पर उत्तर हो जाता ऑप्शन 3 मत्स्य पालन, क्योंकि ये प्रांतीय सूची के विषय के अंतर्गत था, जबकि कॉपीराइट, बचत बैंक और बैंकिंग एवं इंश्योरेंस ये तीनों ही केंद्रीय विषय संबंधित है। तो देखिए, अब आरपीएससी के द्वारा आंसर की में इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है या इस पर क्या निर्णय लिया जाता है वो तो आरपीएससी के आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को स्टार लगा देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मत्स्य पालन प्रांतीय सूची का विषय था। इसके अतिरिक्त ये तीनों ही कॉपीराइट, बचत बैंक और इंश्योरेंस ये तीनों ही केंद्रीय विषय से संबंधित थे। तो यहाँ पर अगर प्रांतीय सूची पूछी जाती है कि निम्न में से कौन सा प्रांतीय विषयों में शामिल किया गया था, तो यहाँ पर 3 मत्स्य पालन हो जाता। फिलहाल के लिए ये स्टार में जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थान की संख्या थी 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, एक स्थान अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित था। प्रश्न संख्या 3, 2021-22 के प्रथम अर्ध में फर्स्ट हाफ में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग प्रतिशत है। तो देखिए, यदि संपूर्ण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अगर देखा जाए 100% माना जाए, तो इस 100% का कितना प्रतिशत भाग 2021-22 के फर्स्ट हाफ में आया था? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 54%। तो देखिए, इसका इंग्लिश भी देख लीजिए जिससे आपके कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रहे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 एंड 22, ऑलमोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल FDI inflows into India is received by the service sector? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 54%। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने एवं भारत को एक रोजगार सृजक देश में रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना थी। एक जिला एक उत्पाद योजना, स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, मेक इन इंडिया। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 स्टार्टअप इंडिया। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? 1989-90, 1984-85, 1976-77 और 1958-59। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 1976-79। प्रश्न संख्या 6, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, एक तरफ भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम दिया गया है और दूसरी सूची में राज्य परिषद में आवंटित कुल स्थानों की संख्या दी गई। तो कौन से प्रांत के अंतर्गत स्थानों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा, हम सीधा उत्तर देखते हैं। पहले उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, पहले में 2 अर्थात मद्रास में 20, दूसरे में 4 बम्बई से 16 स्थान थे, तीसरे में 1 मध्य प्रांत एवं बरार से 8 स्थान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से 5 स्थान थे। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मद्रास से 20, बम्बई से 16, मध्य प्रांत एवं बरार से 8 और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से 5 स्थान राज्य परिषद में आवंटित थे। प्रश्न संख्या 7, निम्नांकित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो देखिए, यहाँ पर जो मेरे अनुसार उत्तर हो जाएगा वो होगा AK अय्यर, क्योंकि AK अय्यर जो थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति के भी सदस्य रहे हैं। इसके अलावा प्रारूप समिति जिसे पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके सदस्य रहे हैं। इसके अलावा भी परिचय पत्र समिति, इसके ये अध्यक्ष भी रहे हैं।
जिसके अंतर्गत 7 सदस्यीय समिति थी, परिचय पत्र समिति। इसके अध्यक्ष भी रहे हैं AK अय्यर। तो मेरे अनुसार जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 होना चाहिए। लेकिन फाइनल आंसर की में RPSC के द्वारा क्या उत्तर माना जाता है वो RPSC के आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। यदि उसमें कोई वेरिएशन है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको सूचित कर दूंगी, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। फिलहाल के लिए उत्तर AK अय्यर माना जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 35 क के जो सेकंड अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, 35 क के द्वितीय सब आर्टिकल के अंतर्गत। तो देखिए 35 क 1 में जो दिया है, अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये 35 क में है। लेकिन 35 क 2 में इस प्रकार का प्रावधान है कि संसद को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा इस अपराध के लिए दंड विहित कर सके। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क ग में जैसा कि समरसता और समान भातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? सरल सा पूछा गया है कि 15 क के ग 51 A के आर्टिकल ई में समरसता और समान भातृत्व की भावना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत दी गई है। उसमें जो शब्दों का उल्लेख किया गया है उसमें सही क्रमानुसार शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल। तो यहाँ पर मेरे द्वारा YouTube पे वीडियो अपलोड किया गया है मूल कर्तव्य नाम से, तो आप उसे देख लीजिए। उसमें मैंने एक एक मूल कर्तव्य को क्रमानुसार उसकी प्रस्तुति दी है, वर्ड बाय वर्ड, जैसा कि संविधान में उल्लेखित है उसी क्रम से शब्दों का क्रम भी दिया गया है। कौन से मूल कर्तव्य में क्या क्या प्रावधान है तो आप उसको देख सकते हैं। तो 51 A के ई में आर्टिकल में धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग इस अनुसार शब्दों का क्रम है। प्रश्न संख्या 10, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नांकित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? बीमारी, बुढ़ापा, चिकित्सा सहायता, बेकारी। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चिकित्सा सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 41 में लोक सहायता के संदर्भ में नहीं है। भारत सरकार कार्यकारण नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद त्याग और पद से हटाया जाना। तो देखिए नियुक्ति और पद त्याग तक तो संबंधित है, लेकिन पद से हटाया जाना ये राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा, प्रविलंबन और निलंबन ये राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर अनुच्छेद देके किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है। भारत निम्नांकित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? न्यूक्लियर सप्लायर समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ऑस्ट्रेलिया समूह, वाजनर समूह। तो यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लायर समूह भारत इसका सदस्य नहीं है। संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 74, 75 और 78 में। निम्नांकित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? 17वीं लोकसभा हेतु SP, CPI, AITMC, NCP। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी इसने राष्ट्रीय दल के रूप में भाग नहीं लिया 17वीं लोकसभा चुनाव में, जो कि 2019 में हुए थे। देखिए अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17th लोकसभा 2019, सपा ने उसमें भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 15, निम्नांकित में से कौन सी द स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक है?
दी स्वतंत्र पार्टी एंड द कंजर्वेटिज्म। इस पुस्तक के जो लेखक थे वो होंगे ऑप्शन 2 हॉवर्ड एल अर्डमैन। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है विकासात्मक मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, समाज मनोविज्ञान की या प्रायोगिक मनोविज्ञान की। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, अप्लाइड साइंस है शिक्षा मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी ऑप्शन 2। आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर ड्वाइट डी आइजनहोवर हो जाएगा। इन्होंने सबसे पहले यात्रा की थी 9 से 14 दिसंबर 1959 ईस्वी में, और सबसे अंत में आने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 2020 में भारत आए थे। निम्नांकित में से कौन न्यूट्रल नेशंस रिपीटिशन कमीशन का अध्यक्ष था, जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया था? न्यूट्रल नेशंस रिपीटिशन कमीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, KS थिमैया उत्तर सही हो जाएगा। ये अध्यक्ष थे न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन कमीशन के, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है NNRC। निम्नांकित में से किसे वैश्वीकरण को अमेरिकरण से संबंध किया है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने अमेरिकरण को वैश्वीकरण से संबंध किया गया है, ऑप्शन 2 जोसेफ स्टिग्लिट्ज। प्रश्न 20, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों को समझने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि गुणात्मक एवं परिणामात्मक दोनों है, और शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि विकासात्मक मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, उसी का पर्याय माना जाता है बाल मनोविज्ञान का विकासात्मक मनोविज्ञान। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? वृद्धि शरीर में आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये गलत हो गया। वृद्धि कोशिका व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, ये सत्य है। अधिगम और अनुभव का परिणाम है, नहीं। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, इसका मापन किया जा सकता है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम नहीं है, और इसमें केवल गुणात्मक नहीं, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन निहित होते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। विकास एक क्रम में एकरूपता, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, विकास विशेष से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशेष की ओर चलता है। इसी कथन को उल्टा लिख के दिया हुआ है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ये विकास के बारे में सही नहीं है। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसके उल्टे अर्थात बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। द्विपार्श्विक, उल्टा पार्श्विक या अनुक्रमिक। तो इस प्रकार का जो हस्तांतरण होता है वो कहलाता है द्विपार्श्विक अधिगमांतरण, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24, विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। विकास क्रमशः होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 ये सही नहीं है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, नहीं, ये गलत है। विकास क्रमबद्ध होता है, उसका एक निश्चित क्रम होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? निरीक्षण या प्रेक्षण अधिगम, चिन्ह, क्रियाप्रसूत, अनुकूलन, आदत या आदि होना। तो ऑप्शन 4 आदत या आदि होना ये असहचर्यात्मक अधिगम का उदाहरण है। कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो देखिए यहाँ पर थॉर्नडाइक का पूछा है नियम कौन सा है? विपरीतता का नियम, संलग्नता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम या प्रभाव का नियम। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। 3 नियम दिए गए थे मुख्यतः थॉर्नडाइक के द्वारा। अभ्यास का नियम,
तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो यहाँ पर प्रभाव का नियम थार्नडाइक से संबंधित है। एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और समानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है। तो देखिए, मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और असमानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसका है, तो ये संवेगों से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा संवेगात्मक बुद्धि। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन गलत होगा। अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है। शब्द साहचर्य परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अप्रक्षेपी परीक्षण है। तो यहाँ पर ये 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, ये व्यक्तित्व का अप्रक्षेपी परीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जबकि टीएटी ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, डब्ल्यूएटी और टीएटी और आईबीटी, ये सारे व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण हैं। हिप्पोक्रेटस द्वारा किए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं विषादग्रस्त, मेलकोलिक, गुस्सेल, कॉलरिक, उत्साही, सैंग्विन, निरुत्साही, फ्लेगमेटिक। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा विषादग्रस्त, मेलैंकोलिक। गार्डन ऑलपॉट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा। प्रधान विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक या मूल विशेषक। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा मूल विशेषक। तो देखिए, ऑलपॉट के द्वारा शीलगुण जो बताए गए थे वो 3 शीलगुण बताए थे, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। लेकिन सोर्स ट्रेट जो केटल के द्वारा दिए गए थे, 2 प्रकार के इन्होंने ट्रेट्स बताए थे, शीलगुण बताए थे, सरफेस ट्रेट्स और सोर्स ट्रेट्स, सतही शीलगुण और स्रोत शीलगुण। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये ऑलपॉट से संबंधित नहीं है। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है, उसे अपने अध्यापक पर विश्वास नहीं था, अपने अध्यापक के निर्देशों की अवज्ञा कर रहा था, अपने अध्यापक के समक्ष अपनी वरीयता का परिचय दे रहा था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है, कुछ नया, लीक से हटकर रूढ़ि मुक्त उपयोगी हल खोजना सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है, जो अपसारी सोच क्षमता का प्रयोग बालक के द्वारा जिसमें किया जाता है। प्रश्न संख्या 32, निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया। प्रत्यक्षीकरण संबंधी, आगमनात्मक तर्क संबंधी, मूल संबंधी या स्रोत संबंधी तत्व, विचारण की शब्द क्षमता। तो जो ये सोर्स फैक्टर है, मूल संबंधी, स्रोत संबंधी तत्व, ये थर्स्टन के बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है। प्रश्न 33, विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है। आत्मसम्मान, सुरक्षा की आवश्यकता, अपनेपन की आवश्यकता या आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो यहाँ पर देखिए, सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव करा रहा है, तो उसको आत्मसम्मान की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मास्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। सबसे निम्न स्तर पर उसने जैविक या शारीरिक आवश्यकताएं रखी थी, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरे स्थान पर स्नेह या समूह की आवश्यकताएं, चौथे स्थान पर आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और 5वां जो सर्वोच्च स्तर था उस पर आत्मसिद्धि की आवश्यकता मास्लो के द्वारा आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई थी। प्रश्न संख्या 34, निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है। कक्षा में कमजोर शिक्षा विद्यार्थी की सहायता करना, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, कक्षा नायक बनने और लोकप्रिय होने का प्रयत्न करना,
अपने सबसे अच्छे मित्र के साथ कार्य करने की इच्छा दिखलाना। तो यहाँ पर देखिए, अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, अर्थात वह कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वह अपने द्वारा किए गए कार्य में निरंतर सुधार भी कर रहा है और उसके लिए कठोर प्रयत्न भी कर रहा है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, निम्न व्यवहार समूहों में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? आक्रामक, उद्दंड, क्रोधी और सहपाठियों को धमकाने वाला व्यवहार, ये तो बाल अपराधी में होता है। स्नेह, स्थिरता और नैतिक स्तर की कमी, ये भी होता है। आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला, ये नहीं होता है। बेचैन, आवेगी और विध्वंसकारी, ये भी बाल अपराधी होते हैं। लेकिन इंटरनली कंट्रोल्ड, सोशल एंड रूल अबाइंडिंग, ये नहीं होते हैं बाल अपराधी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप से ही संपन्न होता है। इस वितरण को कहते हैं सामान्य संभाव्यता वक्र, एस आकार का वक्र, सीधी रेखा वक्र, ऋणात्मक प्रतिफल वक्र। तो ये सामान्य संभाव्यता वक्र हो जाएगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। प्रकृति में सभी व्यक्ति व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप से ही संपन्न होता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र। प्रश्न 37, यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है,